संवत 1545 में जोधपुर का राजपाट छोड़कर राव बीका देशनोक से होते हुए यहाँ पहुंचे और एक नया शहर बसाया, बीकानेर। बीकानेर वो शहर जिसके लिए कहा जाता है, बीकानेर की संस्कृति सबका साझा सीर, दाऊ जी मेरे देवता, नवगजा मेरे पीर। बीकानेर वो शहर जिसकी कला संस्कृति दुनिया भर में जानी जाती है। बीकानेर वो शहर जिसके लिए हर किसी के मुंह से लव यू बीकानेर निकलता है। ऊंट मिठाई स्त्री सोनो गहनो साह, 5 चीज पृथ्वी सिरे वाह बिकाना वाह। कहते हैं कि ऊंट, मिठाइयाँ, स्त्रियां, सोने के गहने और धनी मानी सेठ साहूकार, ये 5 चीजें अगर कहीं श्रेष्ठ है तो वो है बीकानेर। लेकिन इतनी खासियतों और खूबियों के बावजूद ये शहर विकास के उस पायदान को नहीं छू सका है जिसका ये हकदार था। बस यही सोचकर खबर अपडेट और राजस्थान गौ सेवा परिषद ने यह तय किया कि क्यों ना जनता से ही जाना जाए कि उन्हें अपने जनप्रतिनिधियों और सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। इसके लिए उन्होंने एक के बाद एक 4 कार्यक्रम रखे, जिन्हें नाम दिया संवाद कार्यक्रम। कहते हैं कि बात करने से ही बात बनती है। बीकानेर के समग्र विकास की बात कैसे बने, ये सुनिश्चित करने के लिए हमने बीकानेर के अलग अलग क्षेत्रों के गणमान्य लोगों के साथ 4 संवाद कार्यक्रम की नींव रखी। अब अगला सवाल ये था कि इन संवाद कार्यक्रम के विषय क्या होंगे जिनमें बीकानेर का समग्र विकास समाहित हो। कई दिनों के विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि बीकानेर का औद्योगिक एवं आधारभूत विकास, बीकानेर में एजुकेशन और स्पोर्ट्स, बीकानेर में कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व और पर्यटन विकास, बीकानेर की स्वास्थ्य सेवाएं जैसे विषयों से हम काफी हद तक बीकानेर के समग्र विकास की परिकल्पना कर सकते हैं। तय हुआ कि इन्हीं 4 विषयों पर संवाद कार्यक्रम रखे जाएं और स्वॉट एनालिसिस के जरिए इन क्षेत्रों के लोगों से जाना जाए कि उनके क्षेत्र की क्या ताकतें हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या अवसर हैं और क्या चुनौतियां हैं। और आखिर में समापन सत्र में इनका डॉक्यूमेंटेशन करके एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए सरकार और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाए, ताकि इनके आधार पर बीकानेर के समग्र विकास की नींव रखी जा सके। फिर क्या था, रूपरेखा बन चुकी थी, अब क्रियान्वयन बाकी था। पहला संवाद कार्यक्रम, बीकानेर का औद्योगिक एवं आधारभूत विकास कैसे हो। शहर भर के प्रतिष्ठित व्यापारियों और उद्योग से जुड़े प्रबुद्धजनों को आमंत्रित किया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि बीकानेर औद्योगिक विकास में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। बीकानेर में कोल आधारित बिजली घर, पीबीएम अस्पताल, गंग नहर, ऊन उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्थापत्य कला, उस्ता कला जैसे उद्योग स्थापित किए गए। मौजूदा दौर में भी बीकानेर में कई संभावनाएं नजर आती हैं, लेकिन ये हकीकत का रूप नहीं धर पा रही। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब आप खुद सुन लीजिए। मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में हम अपने क्षेत्र के उद्योग को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें सरकार की ओर से क्या इनपुट दिया जा सकता है और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सरकार किस तरह की प्राथमिक योजना में इसको शामिल करें। इस तरह के विचार आप अपने उद्योग के बारे में बताएं, हम उसका संकलन करके उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। उसमें आप सभी भी आमंत्रित हैं। संभाग में क्रॉप पैदा होती है, वो ग्राम मटेरियल दिल्ली जा रहा है हमारा सरकारी नीतियों के कारण, और दिल्ली से दाल बन के बीकानेर आ रही है।
हमने सरकार का कई बार इस ओर ध्यान दिलवाया कि ये देखो, इसमें हमारे राजस्थान के अंदर आपने मंडी टैक्स लगा रखा है 1%, पहले 1.60 था, उसको रिड्यूस करके सरकार ने 1% कर दिया, लेकिन उसके साथ 1% कृषि कल्याण शुल्क लगा दिया, तो 2% का जो अधिभार बढ़ रहा है उसके अंतर्गत नौका जो दाल मिल है, दिल्ली की दाल मिलें हैं, वो सारा काम कर देती है और हम उनके कंपटीशन में आ नहीं पाते। तो सरकार से यह कहना चाहिए कि भाई ये जो राज्य के अंदर मंडी टैक्स है इसको एकदम न्यूनतम किया जाए। हम सरकार से ये चाहते हैं कि मोठ की खेती को संवर्धित करे, किसानों को ऐसा सीड दे कि मोठ की पैदावार बढ़े। रिको वहाँ पे आप जाके देख लीजिए, फाइलों का अंबार लगा हुआ है, एक फाइल के अंदर एक काम होने के लिए वो फाइल 7 बार जाती है, लेकिन 7 बार में पहला फेरा पूरा होते होते 20 दिन लगते हैं। एकल खिड़की योजनाएं सब शून्य है। खारा औद्योगिक क्षेत्र बन गया, आज भी वहाँ पे प्लॉट्स बहुत ज़्यादा लोगों ने ले रखे हैं, सरकारी साधन नहीं मिल रहा, सरकारी सहयोग नहीं मिल रहा है और वो व्यापारियों को नोटिस दिए जा रहे हैं कि आपके प्लॉट आपने डेवलप नहीं किया, इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं। गैस पाइपलाइन बीकानेर को साइड में करते हुए निकल गई और नतीजा ये हुआ, उद्योग बीकानेर का पनपा नहीं, फ्लॉप हो गया। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बात की तंज को समझना, गलत लगे तो माफ़ कर देना। बीकानेर नहीं, राजस्थान का पूरा हब बीकानेर का क्षेत्र बिजली उत्पादन में अपना बहुत बड़ा नाम रखता है और देश के सब उद्योगों से महंगी बिजली राजस्थान का उद्योगपति लेता है। हमारे यहाँ से काबीना मंत्री भी रहे हैं, चाहे स्टेट में चाहे सेंटर में, लेकिन हमारी कई योजनाएं फलीभूत नहीं हो पाई है राजनीतिक शून्यता की वजह से। कोई भी माल हो, चाहे चना हो, मोठ हो, गंवार हो, तिल हो, मूंगफली हो, सब्जी हो, सरसों हो, सारी बाहर जानी नहीं चाहिए। दूसरा मुद्दा है, मेगा फूड पार्क के लिए बात की या रिंग रोड की बात की। रिंग रोड बहुत ज़रूरी है, यहाँ व्यापार जब बढ़ेगा, जब माल यहाँ कच्चा माल यहाँ कहीं रहेगा, बाहर जाएगा तो बढ़ेगा नहीं व्यापार भी। और कोई भी सरकार छूट देती है, कम से कम 10 साल तक छूट दे। लागू किया जाने वाले लेबर कोड की बात करें तो उसके बाद से डे 1 से जो भी आदमी हमारी इंडस्ट्री में काम करेगा उस पर PF और ESI लागू हो जाएगा। मेरी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव से ये गुजारिश है कि वो हमारे एक पॉइंट रखें कि इसके लिए कम से कम 90 से 120 दिन की विंडो रखी जाए। ESI से बेहतर एक सुझाव सरकार के लिए मेरे पास है कि हमें ग्रुप इंश्योरेंसेस पे काम करना चाहिए। हम स्टार्टअप्स को 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक की सुविधा देने को तैयार हैं, पर जो एग्जिस्टिंग उद्योग है जिसकी वजह से इकोनॉमी टिकी हुई है, उनके लिए शायद हमारे पास बनाने के लिए कोई पॉलिसीज़ ही नहीं रह गई। मुझे ऐसा लगता है कि ड्राई पोर्ट से ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे पोर्ट पे आने वाले मटेरियल की क्लियरेंसेस की सुविधा होना। अगर हम किसी भी तरह का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, हेल्थ क्लियरेंसेस और EIC क्लियरेंसेस जैसे ऑफिसेस लोकल बीकानेर के अंदर होंगे। सरकार ने 2025 में हमारे को ये कह दिया है कि आपको ये माइन से अब ऑक्शन होगी। हमारी 50-60 सालों की जो तपस्या है, हमने जो पैसा लगाया, हमने जो मेहनत करी, उस पर पानी फिरने जा रहा है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये 2025 का जो ये आप लोगों ने पुरानी माइंसों के बारे में जो ये नियम बनाया है, उस पर आप गंभीरता से विचार करें और उसको 20 साल आगे कम से कम मौका दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फ्रंट फाउंडेशन ट्रस्ट में हमारे से रॉयल्टी का 10% लिया जाता है, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो पैसा हमारे उस क्षेत्र में नहीं लगता। सरकार उस पैसे को कहीं और ट्रांसफ़र करती है। तो मेरा निवेदन है कि DMFT फंड जो है हमारा, उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट रहे, माइन ओनर्स का इन्वॉल्वमेंट रहे और जैसा वो चाहें उस क्षेत्र में लगाएं। तीसरा पॉइंट कि सरकार 4 हेक्टेयर तक की लीज हमें देती है और सभी तरह के कानून का पालन करवाना चाहती है। 4 हेक्टेयर माइंस 16 बीघा ज़मीन, 16 बीघा में कुछ आनी जानी नहीं है। कम से कम 10 हेक्टेयर भूमि जो है, 10 हेक्टेयर तक की लीज कम से कम माइन ओनर को सैंक्शन की जाए, उसकी प्रक्रिया सरल की जाए। एक पॉइंट और के माइनिंग को कभी भी इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला, 5 रुपये का फाइनेंस हमें कहीं से नहीं मिल सकता। मेरा निवेदन है कि उस पर भी विचार किया जाए। PF के लिए मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन 5% एम्प्लॉयर का, 5% एम्प्लॉयज़ का, ये 3 कंट्रीब्यूशन होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ट्रांसपेरेंसी इंडस्ट्रीज के अंदर आएगी। सोलर प्लांट के अंदर पहले स्कीम आई थी, जितनी बिजली आप पैदा करोगे उसमें से आप जो आपके यूज करते हैं वो तो करिए, उसके बाद 3 रुपये यूनिट से हम वापस ले लेंगे, और अब कहते हैं कि हम नहीं लेंगे। तो इसकी तरफ भी
गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। एक्सपोर्ट का यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है और सभी इंटरप्रेन्योर्स, यदि गवर्नमेंट की थोड़ी स्कीम फेवरेबल हो तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का हब बीकानेर में डेवलप हो सकता है। टेक्निकल नो हाउ के लिए जैसे भी ये CFC वगैरह करके टेक्निकल पर्सन अवेलेबल करने की व्यवस्था की जाए, प्रैक्टिकल वे में चला जाएगा तो ही काम हो पाएगा। वर्ल्ड रिकॉग्नाइज टेस्टिंग लैब हो, मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो ये मार्केटिंग कोई एसोसिएशन ऐसी बने जिससे ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज का माल इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचे तो निश्चित रूप से रोज़गार के अवसर होंगे। एयर कनेक्टिविटी एक और है और ड्राई पोर्ट हो, इन सब की ओर अगर सरकार का ध्यान रहेगा तो निश्चित रूप से बीकानेर के उद्योग जगत के लिए नए आयाम स्थापित होंगे। मेरा ये सुझाव है केंद्र सरकार से, अर्जुन राम जी कर सकते हैं इस बात को कि बीकानेर के पश्चिम राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्रों की तरह रेगिस्तान में लगने वाले उद्योगों को कर मुक्त 10 साल की छूट, जिसमें इनकम टैक्स भी हो, सेल टैक्स भी हो, एक्साइज भी हो, कस्टम भी अगर मिले, मैं समझता हूँ बीकानेर पश्चिम राजस्थान में इतने रोजगार आएंगे जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण है पर्वतीय क्षेत्रों की तरह अगर लगने वाले उद्योगों को 10 साल की छूट मिले, यहाँ भी राज्य बोर्ड कल्याण की स्थापना करे और आने वाले हर उद्योग के जो मालिक है उनके लिए कल्याण की योजना बनाए ताकि बुढ़ापे में उनका सारा बन सके। फॉर्मेट का आ गया कि भाई ऐसा जलावा तेल नहीं दिन एक कंपनी बन गई, कंपनी का जलावा तेल खोते, हम इसको बायो तेल बना के उसको डीजल में कन्वर्ट करेंगे। हमारी लैब टेस्ट कर लो, हमारा वो कर लो, हमारा जला तेल का सिस्टम ही नहीं है। रोज़ हमको पैसे बढ़ाते हैं, रोज़ एग्रीमेंट लाते हैं, तो वो ज़्यादा होती है हमें कितना किलो भुजिया पे बाहर पड़ेगा। प्लास्टिक का हमको हर महीने 10 से 15 लाख रुपया महीना हमको देना पड़ता है। वो कहते हैं जो प्लास्टिक आपका जो होता है वो प्लास्टिक उठाने का जिम्मा हमको है। ये गवर्नमेंट का ऐसा नियम आ जाता है कि साहब इनको ये कॉन्ट्रैक्ट है, इनको दो आप, अब उसको जलाएंगे, आप नहीं जला सकते, उसका पैसा वो लेते। इस टाइप से हमारे ऊपर बाहर पड़े हुए हैं। करने में ट्राईपोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर तो मांग मटीरियल हम बाहर भेजते हैं, हम जैसे दुबई वगैरह जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, वहाँ जा रहे हैं, बांग्लादेश में जा रहा है, तो अभी हम रोड से भेज रहे हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है। ट्राईपोर्ट होने के बाद ये जो हमारा भारी मटीरियल है इसमें सस्ता अच्छी बढ़ा चाहिए बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ट्राईपोर्ट होने से काफ़ी अच्छी संभावना है। और मैंने ट्राईपोर्ट जो है वो अगर यहाँ आज से बहुत पहले 10 साल पहले उसके लिए प्लान हो गया था, ज़मीन अलॉट हो गई थी, लेकिन आज तक ट्राईपोर्ट बना नहीं। कहीं ना कहीं सरकार ने इस बात को आगे बढ़ाया नहीं और हम जनता ने भी हो सकता है कि इसमें कुछ सहयोग नहीं किया हो। मौजूदा सरकार से हमारी बहुत सी अपेक्षाएं हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है पहले से चिन्हित हो चुकी हैं। जिस ट्राईपोर्ट है उसके लिए काफ़ी समय से प्रयास चल रहा है, हवाई सेवा के लिए प्रयास चल रहा है और आपका सिरेमिक हब के लिए प्रयास चल रहा है, गैस पाइप के लिए प्रयास चल रहा है। अगर सरकार थोड़ा सा भी सहयोग करती है तो सारे मुद्दे सॉल्व होने वाले मुद्दे हैं। जिन विषयों को लेके हम चिंतित हैं या बीकानेर की जो भी यहाँ के सामान्य जन चिंतित है, यदि वो है बीकानेर का समग्र विकास हर दृष्टि से, शैक्षणिक हो, औद्योगिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, यदि ये हो जाता है तो बहुत लाभ इसे मिल सकता है। यहाँ पे उद्योग करने वाले लोग बहुत हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी है बीकानेर के लोगों में, लेकिन फिर भी लोगों को बाहर जाके ही अपना उद्योग स्थापित करना पड़ता है। तो यहाँ की आधारभूत जो स्थिति है, जो पॉपुलेशन की कमी है, वो माइग्रेशन से दूर हो सकती है। तो लेबर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आए दूसरी जगह से, तो उसके लिए सरकार अगर टेक्सटाइल पार्क्स में सहयोग करे और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे जहाँ पे कि इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो और उसमें जो रहने वाली लेबर है उनके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छी इंडस्ट्री का ऑप्शन है। बीकानेर कारपेट में पूरे विश्व में अपनी ख्यात बनाने की स्थिति में है। यहाँ के उद्यमियों को जो परंपरागत रूप से वूल को ब्लेंड करने का ज्ञान है, वो विश्व में एक तरीके से एक बहुत बड़ी धरोहर है। अगर तकनीकी ज्ञान दे दिया जाए और बीकानेर से मशीन मेड कारपेट मैन्युफैक्चरिंग का दौर शुरू हो, तो बीकानेर विश्व का मैनचेस्टर बन सकता है कारपेट इंडस्ट्री के लिए। बीकानेर से लगभग 10,000 टन क्ले प्रतिदिन गुजरात के सिरेमिक्स उद्योगों को जा रही है, और ये जो क्ले जाती है इसका एवरेज जो मूल्य प्राप्त होता है वो लगभग 300 रुपये प्रति टन होता है। और गुजरात के उद्योग इस क्ले पर आधारित सिरेमिक्स उत्पादन बनाकर उसको एवरेज 12,000 रुपये प्रति टन
पर बेस्ड है, तो लगभग 40 टाइम्स का वैल्यू एडिशन वो कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि बीकानेर या राजस्थान इस उद्योग के प्रसार से वंचित रहा, और अगर यह उद्योग बीकानेर में स्थापित होता तो उससे मिलने वाले समस्त प्रकार के लाभ यहाँ पर उपलब्ध होते। तो देखिए, बीकानेर में अगर हमें उद्योग की संभावनाएं तो हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन कुछ समस्याएं हैं। अगर हम उनको दूर कर सकें तो यह उद्योग बहुत तेज़ी से विस्तार लेगा, जिसमें सर्वप्रथम है एक वाजिब कीमत पर इंडस्ट्रियल लैंड की उपलब्धता, दूसरा वहाँ पर बिजली की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता और सड़क की उपलब्धता। सोलर एनर्जी है वो राजस्थान में बहुत अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ढंग की नहीं होने के कारण से सोलर एनर्जी का भी सदुपयोग नहीं हो रहा है। वो जिप्सम का जैसे बताया, सिस्टमेटिक माइनिंग और सिस्टमेटिक ये करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी, माइन ओनर्स को इस प्रकार के देने पड़ेंगे। जहाँ पर हर एक जगह हर एक को दे दिया और कर दिया, वो नहीं। कपड़े की प्रिंटिंग का काम बहुत समय से होता रहा है। आज उस काम को एक छिपा वर्ग जो है, विशेष जाति, वो करती है। तो उसके लिए सरकार से मांग है कि भी क्लस्टर बना करके एक प्रिंटिंग उद्योग को, कपड़ा उद्योग को विकसित किया जाए। दूसरा, आभूषण के लिए ज्वेलरी में बीकानेर के नाम से जड़ाऊ बिकती है, उसके लिए क्लस्टर की स्थापना हो। पोटास का खनन अगर शुरू हो जाएगा तो बीकानेर की रोजगार में और इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कायापलट होने की संभावना है। हैंडीक्राफ्ट में गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेशन बहुत है और फैसिलिटी तो कुछ ना है ही नहीं। यहाँ पर बीकानेर को एक क्लस्टर हब दिया जाए, क्योंकि डिवीजन में तो काम तो यहीं हो रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरर हैं, हम हैं, एक्सपोर्टर वो लोग हैं। अब बारी आती है बीकानेर में एजुकेशन और स्पोर्ट्स की। बीकानेर वो शहर है जहां 5 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र और 5 विश्वविद्यालय मौजूद है। मेडिकल, एग्रीकल्चर, वेटरनरी और ITI की कॉलेजेस के अलावा सैकड़ों कोचिंग इंस्टीट्यूट भी यहां पर मौजूद है। इसी तरह खेल की बात करें तो राजस्थान का एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में है, लेकिन अफसोस ना तो ये शहर एजुकेशन हब के तौर पर स्थापित हो पाया है और ना ही 2 दशकों से बीकानेर ने खेल में कोई खास नाम कमाया है। आखिर क्यों? आइए इस संवाद कार्यक्रम से जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमने कुछ विषयों को चिन्हित किया था और उसमें इस तरीके के 4 सेमिनार्स का हम आयोजन कर रहे हैं। आज स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन हब बीकानेर को कैसे बनाया जा सकता है, इसके ऊपर बातचीत करने के लिए आप सभी को हमने आमंत्रित किया है। जिस डूंगर कॉलेज में जब यहाँ 3500 की स्ट्रेंथ थी, 3 PTI हुआ करते थे, आज 11000 की स्ट्रेंथ है, नियमित PTI एक भी नहीं है। लाइब्रेरियन, ये हेमजी गवाह हैं, जो लाइब्रेरी 2,500-3 हजार बच्चों के लिए थी, जिसमें 2 लाइब्रेरियन हुआ करते थे आपके ज़माने में, अब धीरे धीरे ये पद समाप्त होते जा रहे हैं। क्लास 3, क्लास 4 की भर्ती समाप्त होती जा रही है। बीकानेर यूनिवर्सिटी में 45 करोड़ की मदद से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो बन गया, बट हाउ टू यूज इट? जब तक एक्सपर्ट कोच नहीं होंगे, जब तक वहाँ पर विषय विशेषज्ञता की सुविधाएं नहीं होंगी, उनका सही लाभ बच्चों को नहीं मिल पाएगा। कॉलेज एजुकेशन के अंदर करीब 6,000-6,500 पद हैं, जिसमें से अभी 3,000 पदों पर लोग काम कर रहे हैं। करीब 3,000 पद खाली पड़े हैं। 1,000 पद जो हैं वो एडवर्टीजमेंट हो रखा है, परंतु अभी तक भर्तियां नहीं हुई, पदोन्नति नहीं हो रही है हमारे विभाग में, चाहे वो विश्वविद्यालय हों चाहे वो महाविद्यालय हो। महाविद्यालयों में भी रिक्तियां पड़ी हैं, प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, प्रमोशन नहीं है तो इंसेंटिव नहीं है, आगे बढ़ के काम करने की प्रवृत्ति को भी थोड़ा सा झटका लगा है। जो कार्यभार है उसकी गणना आज से 20-25 साल पहले के आधार पे की है। जब आप पढ़ते थे तब ज्योग्राफी विभाग में हमारे यहाँ 13 पोस्ट सैंक्शन थी, कल ही हम बात कर रहे थे। आज वो पोस्ट घट करके 10 हो गई है, पर बच्चों की संख्या 10 गुना हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जब टीचर ही नहीं होगा, उनकी गणना जो है नए वर्कलोड के हिसाब से नहीं की जाएगी, कर्मचारियों की गणना उस आधार पर नहीं की जाएगी, तो रिसोर्सेज को कैसे हम मोटिवेट कर सकेंगे, रिसोर्सेज को कैसे हम संचालित कर सकेंगे और कैसे हम अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। सरकारी बिल्डिंग अरबों की बिल्डिंग है, 24 घंटे में से 7 घंटे उस बिल्डिंग का उपयोग होता है। तो मैं इस मंच से एक तो ये प्रस्ताव देना चाहता हूँ कि सरकारी बिल्डिंग जो है इनके उपयोग को बढ़ाया जाए। बच्चा जब खेलता है तो वो सारे गेम खेल सकता है, लेकिन उसको पार्क ही नज़र चाहिए जो उसको पकड़ सके कि भी तू इस गेम में जा।
वो नज़र हमारी नहीं है। कारण ये है कि ग्राउंड में ना तो बच्चा खेलने वाला है, ना उसको देखने वाला है। जब तक उसको देखने वाला और उसको परखने वाला नहीं होगा, तब तक वो उसको डेवलप नहीं कर सकता, निखार नहीं सकता। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब ने अपनी पिछली सरकार के समय एक राष्ट्रीय स्तर के चैंपियन या राज्य स्तर के चैंपियन जो बने, उनके लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की थी। 2.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, अलग अलग तरह की। हमारी स्पोर्ट्स परिषद ये इंश्योर करती है कि उन खिलाड़ियों को वो पैसा ना मिल सके। इतनी ब्यूरोक्रेटिक अड़चन अड़ाई जाती है, उनको बोल दिया जाता है कि आपका संघ जो है, मान लो टेनिस संघ है, तो इसके तो 2 फंड हैं, तो इस संघ को तो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। वेलोड्रम टूटा पड़ा है। हेम शर्मा जी जर्नलिस्ट हैं, कितनी बार अखबार जो शहर के बीच में कर्णी सिंह स्टेडियम के साथ लगा हुआ, उस वेलोड्रम के लिए क्यों नहीं बार बार सवाल उठता कि भाई क्या मैरिज हॉल बनाना है क्या वहाँ? बीकानेर सूखी सब्जियों का गढ़ है। देखिए, इन चीज़ों पे किसी का ध्यान नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ हैं जो कि विश्व के पटल पर एक्सपोर्ट की जा सकती हैं, सब कुछ की जा सकती है, उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को करने के लिए बहुत सारे स्टेट के अंदर फूड यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं। तो हम डिसाइड कर सकते हैं, सरकार को कह सकते हैं कि एक फूड यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है, उसको बीकानेर में लगवा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। उससे हमारे पापड़, भुजिया, रसगुल्ला और उनको उसमें तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही उनको क्वालिटी का जो सर्टिफिकेट है वो भी मिलना सबको संभव हो जाएगा। जब भी हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव इतने हर्डल्स होते हैं कि वो बाहर जाना इतना मुश्किल, आपका जो मेन काम है वो तो 30% रह जाता है, 70% जो है वो आप ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को दूर करने में ही लगा देते हैं। डिसिप्लिन की हर जगह पदाधिकारियों में भी रहती है, होड़ लगी रहती है कि मेरा आदमी होना चाहिए, उसका होना चाहिए। खुद क्या कर रहे हो, बच्चों को कितनी ट्रेनिंग दे रहे हो, उसकी सुविधाएं क्या बढ़ा रहे हो, उनको किट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आप क्या कर रहे हो, वो चीज़ देखने की है। खेल कक्ष हो, खिलाड़ियों के लिए खेल उपकरण हो, ऐसा बजट जो राजस्थान सरकार जारी करती है समय समय पर, हमारे बीकानेर का जितना थोड़ा सा भी हिस्सा है, 2 मैदानों का चयन कर ले, उन 2 मैदानों को तो कम से कम खुशहाल बनाए। इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रत्येक वार्ड में एक प्राइमरी स्कूल का तो कम से कम सरकारी स्कूल का, सरकार का खुद का भवन अनिवार्य रूप से बने। स्किल बेस्ड हमारी एजुकेशन बनाए, वो मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं शुरू कर चुकी हूँ, तो ऐसे हमको एक एक करके शुरुआत करने की ज़रूरत है। समस्याएं बहुत हैं, सुझाव बहुत हैं, लेकिन आगे आकर करने की ज़रूरत है। पीटीआई जो बन रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए बन रहे हैं कि हमें मतलब पीटीआई बनना है, और कोई खेल से संबंधित नहीं है, और सारी सिफारिशों के आधार पर बनते हैं, इसलिए बीकानेर पिछड़ रहा है। इसलिए इस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि आप इस पर जो ये पीटीआई जो मतलब स्पोर्ट्स में है, जो पीटीआई अच्छे हो, और क्योंकि पीटीआई अच्छे नहीं तो खिलाड़ी भी ऐसे बनेंगे। 66 के अगेंस्ट में 1700 समथिंग आ रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 10 यूर्स हो रहा है, तो क्यों नहीं यहाँ पर खोल के 4 स्कूलें खोल दी जाए। स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर जितनी भी लोग बाग कार्यरत हैं, जितनी भी यहाँ पर विधाएं हैं, वहाँ पर उनके लिए कोचेज के पद रिक्त हैं। वीसी महोदय ने यहाँ पर प्रबुद्धजनों को बुलाकर बीकानेर के अंदर कौन कौन से विषय खुलने चाहिए, कौन कौन से यहाँ पर होने चाहिए, तो जब 45 करोड़ रुपए आप खेल पर लगा रहे हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा कैंपस बना रहे हैं, लेकिन ये तो होना चाहिए कि यहाँ पर कौन से खेल होंगे, स्टेडियम बन रहे हैं तो कोचेज लगने तो चाहिए ना। सरकार को जहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठते हैं, ऐसी एडवाइजरी कमेटी जो एजुकेशनिस्ट हो, यहाँ पर आर्काइव्स के लोग हों, उन लोगों की सलाह से काम होना चाहिए। इंडोर स्टेडियम का अभाव है, एक टीटी का बड़ा सा हॉल बना हुआ है, एक एथलेटिक्स का बना है, लेकिन वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी की बात हुई थी, पहले वहाँ एक डॉक्टर हुआ करता था, एक नर्स हुआ करती थी, जो खिलाड़ी घायल हो जाता, बीमार होता, उसकी देखभाल हुआ करती थी, वो भी वहाँ पे नहीं है। स्पोर्ट्स काउंसिल बनी हुई है वहीं पे। अब आते हैं स्कूल में, स्कूल में गतिविधियाँ न के बराबर है। पहले पीटीए होते थे, शिक्षक होते थे, समर्पित होते थे, जी जान लगा देते थे, लेकिन आजकल पीटीए किसी खेल का है और वो खेल हो ही नहीं। हर कॉलोनी में खेल के मैदान होने चाहिए। अब जो कॉलोनियाँ बन रही हैं उनमें खेल के मैदान होने चाहिए, और पश्चिमी क्षेत्र हम देखें तो इसे बहुत पीछे है। कम्युनिटी कॉलेज के कॉन्सेप्ट में जनप्रतिनिधि और सरकार दोनों मिल करके कुछ ऐसे रोजगारमुख, जिसको कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस करने वाले कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज इमीडिएटली स्टार्ट करे,
जिससे बच्चे को ये हो कि बीए करने के बाद मैं यहाँ पर एटलीस्ट मैं इतना रोटी जितना कमा पाऊंगा। अर्न वाइल यू लर्न। स्कॉलरशिप के साथ साथ हम उसको कहें नहीं, स्कॉलरशिप कैश में नहीं दे रहे हैं हम तुझे नौकरी दे रहे हैं। 1200 रुपए की स्कॉलरशिप की जगह 1200 रुपए का काम करना है तुझे, और साथ में पढ़ना भी है। इवनिंग कॉलेज है, इवनिंग की क्लास अटेंड करनी है और पढ़ना है, और अटेंडेंस कंपलसरी है। तो क्या होगा कि वो जब कमाने लगता है ना बच्चा, तो उसको एक कॉन्फिडेंस आता है और वो एम्प्लॉयबिलिटी से अपने आप एजुकेशन जुड़ जाती है। टीचर्स के नाम पर बहुत बजट है, इतनी भयानक सैलरीज हैं, क्या उसका क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम उतना रिवॉर्ड दे पा रहे हैं? भले ही ऑल्दो सबको बुरा लगेगा, बट मैं कह सकती हूँ कि सरकार तक ये बात पहुँच जानी चाहिए कि हमारी तनख्वाहें कर्टेल करके इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दीजिए। स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले तो फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे अभाव है। बीकानेर में एक बहुत बढ़िया स्टेडियम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये जो करणी सिंह स्टेडियम है, इसके अंदर सरकारी कार्यक्रम होते हैं, ये स्पोर्ट्स के लायक नहीं रहा। तो सबसे पहले तो स्पोर्ट्स का स्टेडियम, एक इंडोर बहुत बड़ा हॉल, राजनीतिक इच्छा शक्ति से ये दो चीज़ें बहुत पॉसिबल है, और इससे बहुत बच्चे जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे निकल सकते हैं। स्पोर्ट्स स्कूल में सारे पीटीए को लगा रखा है कोच के अगेंस्ट। तीसरी चीज़ है डीपी। कॉलेज में जो जाता है उसका नाम होता है डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन। मुझे अफसोस है कि कॉलेज एजुकेशन में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन गए, सबके डेजिग्नेशन चेंज हो गए, लेकिन पीटीए जो ओरिजिनल में वो डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन है, उसका डेजिग्नेशन आज तक चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ये तो हुई एजुकेशन और स्पोर्ट्स की बात। बीकानेर को कला, साहित्य और संस्कृति की नगरी भी तो कहा जाता है। यहाँ पुरातत्व और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी संभावनाएं नजर आती है। यहाँ की पाटा संस्कृति तो शायद ही दुनिया में कहीं और होगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व और पर्यटन के क्षेत्र में इस शहर को वो मुकाम नहीं मिल सका जिसका ये हकदार था। फिर वही सवाल, आखिर क्यों? आइए तीसरे संवाद कार्यक्रम के जरिए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। अनूप संस्कृत लाइब्रेरी है, अगरचंद नाटा जी का निजी पुस्तकालय है, उसका लाभ शोधार्थियों को और रिसर्च करने वालों को मिल सके, उनकी सुरक्षा हो सके, उनका डिजिटलाइजेशन हो सके, हमारे सरकार का संस्कृति विभाग उसमें कोई सकारात्मक भूमिका निभाए और उनका संरक्षण हो। एक जो ऊंट उत्सव होता है हमारा, ये पर्यटन के नाम पर, आखिर कब तक ये मुम्मल प्रतियोगिताएं, ब्रणबांकुरों की प्रतियोगिताएं और जो पुरस्कार दिए जाते हैं इनमें, उनका जो अमाउंट होता है वो रिडिकुलस होता है। मतलब पर्यटन विभाग को शोभा ही नहीं देता कि इतनी छोटी छोटी राशि के पुरस्कार दिए जाए, और उससे उसकी जो गुणवत्ता है वो भी नहीं बढ़ पाती। क्यों नहीं ऐसा किया जा सकता कि एक बड़ा पुरस्कार और इतना प्रेस्टिजियस उसको राजस्थान सरकार बनाए, क्योंकि केमल हमारा राज्य पशु है, तो एक बड़े पुरस्कार को इतना प्रेस्टिजियस बनाए कि अरब से और से दूसरी जगह से भी लोग अपने ऊंट लेके आए और हमारी प्रतियोगिता में सहभागिता करें, और इससे टूरिज्म को भी एक बढ़ावा मिलेगा। सभी प्राइवेट पुरस्कार तक जो है उनकी राशियों में वृद्धि की गई है। तो राजस्थानी और जो हमारी स्टेट की अकादमियाँ हैं वो भी अपने पुरस्कारों की राशि में कुछ तो करें। अभी भी 11-21 हज़ार रुपये के पुरस्कार जो है वो ऐसा लगता है कि वो बहुत मतलब बजाय सम्मान के, मतलब एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी की सैलरी से भी कम राशि का कोई पुरस्कार तो होना ही नहीं चाहिए। एक है सादुल रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक है भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान। बिया दो ही स्थितियाँ हैं कि बेटे ताड़ो लाग गयो है। ये तो पूर्णतः 90% अनुदान पर आश्रित संस्थाएं थी, तो क्यों नहीं यहाँ पर आम जनता रो, पूरे प्रदेश की जनता रो, बीकानेर शोधार्थियों रो, नई पीढ़ी रो हक होना चाहिए। आप एक राजस्थानी एकेडमी खानी इशारो करियो, या तो बिया ने ताड़ो लगा दियो जावे, अन्यथा बेटा एक अध्यक्ष वो मनोनयन करे ताकि मेरी एक सुचारू गतिशीलता हुए, और यहाँ जो कहो मेरे विधान में और भी राशि में बाई बॉडी है सक्षम बा करें। इसी तरह लोक साहित्य अकादमी रो गठन अगर कर सके सरकार तो बहुत बड़ो काम उसी। कई साहित्यकारों रो जो विजय स्तंभ हुए, जो जब आज देवलोक जगह गया पर जगह नाम करके अब यहाँ एक सर्किल बने और एक विजय स्तंभ टाइप रो यहाँ जसरी गाथा बटे, नहीं तो कम से कम नाम तो अंकित हुए।
हमारे पास आर्ट एंड कल्चर के चारों इंस्टीट्यूट में एक भी ऐसी स्कीम नहीं है जहां वो रिसर्च स्कॉलर्स को एंगेज करके उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हो। दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक। और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये तीनों स्कीमें हैं। वहाँ पे आप जूनियर फेलो ले लो, सीनियर फेलो ले लीजिए, नेशनल फेलो अप्लाई करते हैं, टैगोर फेलो। नोबडी नोज कि डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन में फ़र्क क्या है। डिजिटाइजेशन ये नहीं होता कि 100 करोड़ कागज करवा दीजिए। डिजिटाइजेशन ये होता है कि 100 करोड़ कागज में से अगर आपको चाहिए कि आप संस्कृति शब्द डालें, उन 100 करोड़ कागजों में कितने ऐसे कागज हैं जो संस्कृति में तुरंत आपके सामने आ जाए। समय बचाने के लिए डिजिटाइजेशन किया जाता है, उलझन पैदा करने के लिए नहीं। आप आर्ट एंड कल्चर को जब तक इकोनॉमी से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो डेवलप नहीं हो पाए। एक ऐसा मार्केट डेवलप हो जिसमें कोई साहित्यकार अपनी कृति दे रहा है तो उसको शेयर करने की जगह उसको सेल की भी अमाउंट, मतलब एक ऐसा कोई ग्राउंड मिले जिसके अंदर आप अपनी बुक्स पब्लिकेशंस को सेल कर सकें। बीकानेर संभाग में साहित्य परिसर का निर्माण हो, जिसकी शुरुआत बीकानेर से हो। पत्रकारों का कोटा निर्धारित किया जाता है, उसमें साहित्यकारों का भी कोटा निर्धारित किया जाए। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान और साहित्य अकादमी की जानिब से जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें उर्दू टीचिंग सेंटर और उर्दू कंप्यूटर सेंटर खोले जाएं। दिवंगत और मौजूदा जो साहित्यकार हैं, बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं, तो उनके साक्षात्कार लिए जाए कोई भी ऐसी एजेंसी के माध्यम से, उनके व्याख्यान रिकॉर्ड किए जाएं और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाएं, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है उनको पता लगे कि हमारे यहाँ कितने बड़े साहित्यकार थे। दूसरा ये है कि बीकानेर के जो साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए। बीकानेर की जो रमतें हैं, अग्नि नृत्य है, कैमल फेस्टिवल है, मेले हैं, इनका लाइव प्रसारण होना चाहिए। जैसे जयपुर में होता है लिटरेचर फेस्टिवल, ऐसा बीकानेर में कोई हर साल लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करने के प्रयास किए जाए। बीकानेर के जो कलाकार हैं, मेरा ये मानना है जैसे ग्रामीण हाट है जैन एंड व्यास कॉलोनी में, ऐसा कोई स्थान लें जहाँ वो अपनी कला का पूरे साल प्रदर्शन कर सकें, बिक्री कर सकें। यहाँ का जो पारंपरिक और प्रसिद्ध भोजन है उसके संबंध में कोई फूड फेस्टिवल आयोजित किया जाए अलग से। परकोटा है, इधर की लाइफ एकदम अलग है, पूरी दुनिया से अलग लाइफ है, तो यहाँ पर नाइट टूरिज्म है उसको विकसित किया जाए ताकि लोग यहाँ की संस्कृति को समझ सकें नज़दीक से। कि प्राचीन पांडुलिपियाँ उनको पढ़ा जाए और जो लोक सांस्कृतिक जो क्षति हो रही है उसमें, जैसे भारतीय अपने एकेडमी में संस्कृति का भी नाम है, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी, नितिन जी और सरज जी बैठे हैं। यहाँ संस्कृति को महत्व दिया जाना चाहिए। हम देखते हैं जाति जोत का कोई एक संस्कृति विशेषांक निकाल दिया, इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ एक इस तरह का प्रकोष्ठ हो, जैसे लोकला मंडल उदयपुर में काम किया गया, हमारे भी इस तरह से एक अलग स्वतंत्र प्रकोष्ठ हो संस्कृति का। इस तरह की योजनाएं होनी चाहिए कि ये जो दुर्लभ ग्रंथ है उनको पढ़ना और सीखना, लिपि का ज्ञान करवाना, उनका संपादन करना, और इसके अलावा कला संस्कृति के लिए कोई आकर्षक योजना तैयार करके बीकानेर के साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में और योगदान देना जरूरी है। मेरा ये सुझाव है कि कम से कम हमारे जो ये गेट हैं, और दूसरे आप नथुसर गेट जाओ, जहाँ भी जाओ गंदगी के ढेर पड़े हैं, उन्होंने उस जो गेट है जिनको अब त्रिपोलिया बना दिया है, वहाँ जाके उन्होंने पता नहीं वो कचरा पात्र जैसा बना दिया है। जितनी भी वो गाड़ी आती है सारा कहते हैं कचरा यहाँ डालो, और वो गेट नाम की कोई चीज़ नहीं रही। तो बीकानेर की पीड़ा होते हुए, बीकानेर के प्रति पीड़ा होते हुए ये जो है बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं इस मंच के माध्यम से एक सलाह देना चाहूँगा पर्यटन के दृष्टिकोण से कि बीकानेर में राव बीका जी का पैनोरमा बनना चाहिए, जैसे करणी माता जी का बनाया है। ऐसा अगर खूबसूरत पैनोरमा हो तो हमारे बीकानेर का कैसे उद्भव हुआ, किसने बसाया, क्या, इसके लिए शोध भी करना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। वो सारा हो तो ज़्यादा ठीक है। तोरण वगैरह बनाना, ब्याह शादी के मंडप चित्र वगैरह बनाना, या प्राचीन काल में पोथियों को लिखना, पोथियों के जो हाशिया हुआ करता था उसमें चित्र आदि वो बनाया करते थे। वो कला बिल्कुल लुप्त हो चुकी है बीकानेर से। तो कला लुप्त हो गई है, कलाकार मर चुका है, कलाकार तैयार किया जा सकता है अगर प्रश्रय मिले। राजा ही प्रश्रय देता है। तो हम आपके इस माध्यम से सरकार से ये निवेदन करते हैं कि बीकानेर की जितनी भी प्राचीन कलाएं हैं उनको प्रश्रय दिया जाए। भित्ति चित्र आते हैं, जूनागढ़ किले के अंदर भी हैं, किले के बाहर कम हैं, हवेलियों के बाहर ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो उन चित्रों को करने की पद्धति तो मुझे पता है, बाकी मैं कर नहीं पाऊँगा। अगर कोई सीखना चाहे तो उसको सिखाने को तैयार हूँ, बशर्ते प्रश्रय मिले। अल्लाह जिलाई जैसा मांड इस वक्त विश्व में कोई नहीं गाने वाला, उसके लिए भी मंच तैयार किया जाए।
सभी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, बीकानेर से देशमुख तक चलाया करते थे, आज भी चलती है। अब रायसर एक इम्पॉर्टेंट छोटा डेस्टिनेशन बना है, पर एक वर्कशॉप करने की ज़रूरत है जिसमें उन लोगों से पूछा जाए कि उनको क्या परेशानी आ रही है। जो कैमल डांस के जो ट्रेनर्स हैं उनके ऊपर कोई किसी तरीके से कार्य नहीं हुआ है। इसका कुछ लोगों ने उनसे ज़रूर उनका लिया है एडवांटेज। कुछ जैसे बिस्लरी ऐड जो है उसका जो ट्रेनर है वो बीकानेर ज़िले से ही संबंध रखता है। तो वो इस तरह की बहुत सी चीज़ें संभावनाएं हैं जो कैमल ट्रेनर्स और कैमल डांसर्स जो ट्रेनिंग है उनके अंदर है। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रुपए का बजट आता है और उसमें से केवल और केवल मात्र राजस्थानी संस्कृति के बचाने के लिए जो वेतन भोगी हैं उन्हीं को वेतन दिया जाता है, बाकी का पैसा लैप्स होता जाता है। उस पैसे का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्या हम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं? साहित्यकार जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस संदर्भ में होम कर दिया, आज वो आर्थिक दौर से कठिनाई के दौर में जी रहे हैं, उनकी जीवन संध्या है। क्या हमें उनके लिए सरकार के द्वारा पेंशन की व्यवस्था नहीं करवाई जानी चाहिए? हम सभी इस बारे में विचार करें। जहाँ नाइट टूरिज्म सक्सेसफुल हो सकता है तो उन ट्रस्टों ने ये कह दिया कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल हियर, सो व्हेन व्हाट गवर्नमेंट आर डूइंग फॉर दैट। मैं साधुवाद देता हूँ इस कार्यक्रम का कि ये बहुत खूबसूरत बात हुई कि हम अपनी बात यहाँ रख सके। तो मोर और लेस मैं यही कहना चाहता हूँ कि समय में जो पाबंदियाँ हैं उन पे लगाई जाए, थोड़ा रिलैक्स पर्यटकों को दिया जाए और कोलायत को डेवलप किया जाए। जिस दिन कोलायत टूरिज्म के लिए डेवलप हो गया, बीकानेर में टूरिज्म की बल्ले बल्ले हो जाएगी। हमारे स्कूलों में लाखों रुपए की पुस्तकें पड़ी हैं, लेकिन हमारे यहाँ मतलब लेक्चर पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं होता या कुछ इस तरीके की सरकार ने पुस्तकालय के पीरियड ही खत्म कर दिए। तो आप ये देखिए कि उस चक्कर में वो पुस्तकालयों का लाभ क्यों ना समाज को मिला। उस क्षेत्र के से जो जुड़े हुए लोग हैं, सरकार की ऐसी नीतियाँ हैं कि उस क्षेत्र जो उनके लिए वो पुस्तकालय वाचनालय वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए खोले जाएँ, ऐसा मेरा मानना है। चित्र, मूर्ति, संगीत, काव्य और स्थापत्य जो भारतीय वांग्मय के जो शिल्प शास्त्र के जो 5 भाग है वो पांचों के पांचों रसातल में आते हैं। बड़ी तरस आता है जब मैं देखता हूँ कि पर्यटन के नाम पर शहर में जो बदहाली होती है। सही का सर ने कि त्रिपोलिया जो बना हुआ है उसमें ताश का अड्डा बना हुआ है, दिन भर जुआ चलता है, टैक्सियां खड़ी है। वो त्रिपोलिया को 1 गेट बना दिया नथुसर का उन्होंने। नथुसर गेट पर 3 गेट बने थे गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि वहां पर दिन भर लोग जुआ खेलते हैं। उन टैक्सियों को हटाने वाला वहां से कोई नहीं है। बीकानेर में संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है पीबीएम। यहाँ का आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर तो इतना विख्यात हो चुका है कि बठिंडा से बीकानेर के लिए चलने वाली ट्रेन को लोग कैंसर ट्रेन के नाम से जानने लगे हैं, जहाँ दूसरे राज्यों से भी मरीज कैंसर का इलाज करवाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लाखों की आबादी वाले इस शहर में गांव खेड़ों से लोग इलाज के लिए बीकानेर आते हैं, लेकिन ये कहने में कतई गुरेज नहीं कि शहर में स्वास्थ्य सेवाएं वो मुकाम नहीं हासिल कर पाई जो इससे उम्मीद की जा रही थी। बीकानेर में स्वास्थ्य सेवाएं और कैसे बेहतर हो सकती है, हमने चौथे संवाद कार्यक्रम में इस क्षेत्र से जुड़े लोगों से जानने की कोशिश की। बीकानेर की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए किस तरह से हम मैन पावर के संबंध में, सुविधाओं के संबंध में, सरकार से संबंध में, प्राइवेट भागीदारी के संबंध में हम किस तरह से बीकानेर की स्वास्थ्य सेवाओं को और अपग्रेड कर सकते हैं। जब पेशेंट आता है हमारे हॉस्पिटल में तो वो जाता है ओपीडी में। अब आप देखें तो सारे ओपीडी अलग अलग बने हुए हैं, इनका सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। उसको कैसे किया जाए, उसको करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक ओपीडी ब्लॉक है, मेडिसिन ओपीडी ब्लॉक और सर्जरी ओपीडी ब्लॉक, जिसको नया 16 नंबर कहते हैं। तो वहीं पे अगर पूरा ओपीडी ब्लॉक बन जाए तो पेशेंट को धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे डिपार्टमेंट्स की ओपीडी वहीं हो जाएंगे। जब पेशेंट घर से निकलता है तो उसको ये पता नहीं होता कि उसको कौन से डॉक्टर को दिखाना है, तो ज़्यादातर पेशेंट ट्रॉमा में पहुँच जाते हैं या कैजुअलिटी में पहुँच जाते हैं। तो इमरजेंसी मेडिसिन में जो जिन्होंने एमडी की है वो इस चीज़ में पारंगत होते हैं कि पेशेंट चाहे कार्डियक का हो, चाहे रेस्पिरेटरी का हो, चाहे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का हो, किसी भी विभाग का पेशेंट हो, वो उसको इमरजेंसी सर्विसेज एक बार वहाँ दे देंगे ताकि पेशेंट का कष्ट दूर हो सके। उसके बाद जिस विभाग को उसमें ट्रांसफ़र करना है, रेफ़र करना है, वो अपने 24 घंटे अपने पास रखते हैं, पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसके बाद उसको उस संबंधित विभाग में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की जो व्यवस्था है ये हमारे यहाँ नहीं है और ये होनी चाहिए। जो स्वीकृत बेड है हमारे यहाँ पीबीएम में वो है 2200,
2200 बेड स्वीकृत हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो बेड लगे हुए हैं पीबीएम में वो हैं 3500। पुराने पद रिक्त हैं, वो तो जल्दी से जल्दी भरी जाएं। आप देखिए इतनी सारी नई नई बिल्डिंग बन चुकी हैं, इतना विस्तार हो चुका है इस पीबीएम का, और ये जो 180 पद हैं आज से 15 साल पहले के सेंक्शन हुए हुए हैं, उन्हीं 180 सुरक्षा कर्मियों से हम काम चला रहे हैं। इसी वजह से रोज़ रोज़ यहाँ पे जब कोई भी अव्यवस्था होती है तो हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। एक जगह सेंट्रलाइज मल्टी लेवल पार्किंग अगर बना दी जाए जिससे लोगों को भी आसानी रहेगी, एक ही जगह अपनी गाड़ी खड़ी करें और वहीं से सारी जगह वो जा सकते हैं। परिसर के चारों ओर जो है लोगों ने थड़ियाँ लगा ली हैं, कोई चाय की थड़ी, कोई नाश्ते की, कोई तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं, और वहाँ पे कई तरह के गोरख धंधे भी होते हैं। कई बार हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये हटाने के बाद दोबारा वहाँ आ जाते हैं क्योंकि इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और कई संस्थाओं से इनको संरक्षण प्राप्त है। तो सभी लोगों से ये गुजारिश है कि सभी संस्थाएं मिलके इनको हटाने की गुजारिश करें। पीबीएम का आज से 100 साल पुराना हॉस्पिटल है, 100 साल में इतना अधिक विस्तार हो चुका है, इसका कम से कम 10 गुना विस्तार हो चुका है, और आज भी पीबीएम में एक ही सुपरिटेंडेंट है। तो यहाँ पे कम से कम 3 सुपरिटेंडेंट बनाए जाने चाहिए, एक बच्चा अस्पताल, एक जनाना और एक मर्दाना। अगर गवर्नमेंट ये नहीं करे तो 2 सुपरिटेंडेंट बना दे, एक खाली क्लिनिकल वाला काम देखे और एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम देखे। अगर ये भी हो जाए तो उससे भी काफ़ी मदद मिल जाएगी। ये एक संभावनाएं अपने को तलाशनी चाहिए कि यहाँ पे एक और मेडिकल कॉलेज का यहाँ भी आवश्यकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी जो है वो बीकानेर में आज तक डेवलप नहीं हो पाई है, जबकि अन्य शहरों में ये फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी है। तो हमारे यहाँ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी बन गया है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट भी बन गया है। कम से कम रीनल ट्रांसप्लांट की सुविधा तो अपने यहाँ डेवलप की जा सकती है और उसके लिए पूरा प्रयास होना चाहिए। और जो कैंसर रिसर्च सेंटर है हमारा, वो रीजनल केयर सेंटर है। रीजनल केयर सेंटर जो पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 18 है, उसमें राजस्थान में इकलौता जो रीजनल केयर सेंटर है वो बीकानेर में है, लेकिन वहाँ पर भी अभी पेट स्कैन की सुविधा नहीं है। तो पेट स्कैन की सुविधा जो है वो अतिशीघ्र आरंभ हो। मैं कहूँगा कि ट्रॉमा सेंटर की बजाय अगर सब डिविजनल हॉस्पिटल्स की व्यवस्था कर दी जाए और उसमें सभी प्रकार की इमरजेंसीज को डील करने के लिए इंक्लूडिंग ट्रॉमा सेंटर हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बड़ी बड़ी जो 4 सड़कें निकल रही हैं अपने बीकानेर से, चारों ब्लॉक्स पर अगर एक सब डिविजनल हॉस्पिटल टाइप का सिस्टम जो इमरजेंसी 24 आवर्स डील कर सके। ऐसी चर्चाएं सुनने में आ रही हैं कि एम्स की कुछ और खुलने की आवश्यकता है सरकार को, तो उसमें क्यों नहीं अपना प्रपोजल और अपना रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से पेश करें कि यहाँ पर जो है एम्स खुले। मेडिकल कॉलेज बच्चे आते नहीं हैं क्लासेस में या टीचर्स नहीं आते हैं, ये सारी स्थितियाँ, पर ये सारी एक ओवरऑल राजस्थान का सीन है। मैंने कोचर साहब को और इन लोगों को वार्ड की क्लासेस लेते हुए देखा है और उसमें भागीदारी करते हुए देखा है। मैंने डॉक्टर के.डी. गुप्ता साहब के राउंड्स के बारे में सुना हुआ है कि वार्ड में ट्रॉलियाँ चलती थीं बुक्स की, और किसी मरीज पर यदि कोई डिस्कशन करना है भले सुबह से शाम हो जाए एक ही मरीज पर, ये प्रक्रिया वहाँ से पूरी तरह से छूट गई है। एक चीज़ ये की जा सकती है, वहाँ यूआईटी के चेयरमैन की तर्ज पर वहाँ पर इस तरह का जनप्रतिनिधि बिठाया जाए और वो लोगों से अगर कोई झगड़ा फसाद कोई भी स्थिति हो तो वो मीडिएशन करे। पीबीएम में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इमरजेंसी एक जगह हो और ओपीडी एक जगह हो। अगर एम्स में जैसे है ना, आपको सुबह दिखाना है तो आपको ओपीडी ब्लॉक में जाना है। ओपीडी ब्लॉक के अंदर देखने के बाद में आपको पता पड़ता है कि भाई किस ओपीडी में जाना है। वहाँ सारी ओपीडी से वहाँ से वो बता देते हैं कि आपको यहाँ भर्ती होना है। देखिए वहाँ से अगर आपको अलग जगह भर्ती होना है तो चाहे आप किसी बिल्डिंग में जाओ, अगर कनेक्टिविटी ठीक है और अगर एरो ठीक है तो आप आसानी से पहुँच सकते हो। उदयपुर का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ की इमरजेंसी है, 5 मेडिकल कॉलेज हैं, 5ओं की इमरजेंसी काम कर रही है। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही इमरजेंसी काम कर रही है ना पूरे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि अगर किसी को पता है रात को 2 बजे अगर बीमार पड़ गया है तो कुनाक वाला भी पीबीएम में आएगा। तो ये अगर सुदृढ़ हो जाए तो कुछ सब कुछ। या पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर बहुत दफ़ा डॉक्टरों के साथ ज्यादती होती है, वो सही नहीं है, उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वो मरीज से थोड़ा सॉफ्ट बोले, सस्ती से सस्ती दवाई देवे और महंगी दवाइयों से और महंगी जांच से जहाँ तक वो बचें आवश्यक हो उतना करें, क्योंकि आम समाज में ये एक चर्चा का विषय बन चुका है। जो कमीशन की चर्चा है उससे हमको बचना चाहिए। तो ये था बीकानेर के समग्र विकास का स्वॉट एनालिसिस। इस शहर को अपने जनप्रतिनिधियों से काफ़ी उम्मीदें हैं। ये उम्मीदें तब और गहरी हो जाती है जब केंद्र और राज्य सरकार में हमारे शहर के राजनेता काबिज हो।
कौन नहीं जानता कि किसी शहर की सीरत बदलेगी तो उसके सूबे की सूरत भी बदलेगी। बस कोशिश भर की देरी है। अगर हो कोशिश तो हमारा प्यारा बीकानेर शहर कई नई इबारतें लिख सकता है।